दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज की कहानी है त्रिया चरित्र की गुल सरोवर की कहानी। दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा है कि नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो सब कुल को ढके, नहीं तो नंगी की नंगी है। दोस्तों, आज की कहानी है त्रिया चरित्र की। इस कहानी से आपको अपने जीवन में जीने की ढेर सारी प्रेरणा मिलेगी और जो भी व्यक्ति इस कहानी को ध्यान से सुनता है उसके जीवन में वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनें और हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल भी करें। और जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हैं वो इस कहानी को अपने ऊपर कभी ना ले। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात, नदी के किनारे एक छोटा सा राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बहुत ही दयालु राजा रहा करते थे। उस राजा की 2 रानियां थीं। राजा अपनी रानियों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के राजमहल में बड़ी रानी को एक बेटा पैदा हुआ। इसी खुशी में राजा ने अपने दरबार में एक उत्सव का आयोजन किया और इस नृत्य उत्सव में आसपास के गांव से भी कुछ लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला का आयोजन शुरू हो चुका था। तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाते। फिर राजा मंत्री से कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस स्त्री के सामने पेश करवाते। लेकिन वह स्त्री इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उस मंत्री से कहती है कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताती हूं। थोड़े समय के बाद वह स्त्री शादी के लिए तैयार हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद राजा उस स्त्री से शादी कर लेते हैं। इस तरह कुछ सालों के बाद छोटी रानी के 2 पुत्र होते हैं। इस तरह बड़ी रानी के 1 पुत्र और नई रानी के 2 पुत्र थे। धीरे धीरे कुछ समय बीता और राजा के 3 पुत्र अब बड़े हो गए थे। दोस्तों, राजा महाराजाओं को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक हुआ करता था। इस राजा के 3 बेटे थे। उनमें से बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। उसने एक भी हिरण को नहीं मारा। लेकिन तभी अचानक से उस राजकुमार के सामने उसे बहुत ही घने जंगल से एक पागल इंसान निकल कर आया। उसने बहुत ही अजीब से फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। साथ ही वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस तोते की उस इंसान से बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तोता ही अब उसका सहारा था। फिर वह राजकुमार जो शिकार करने आया था, वह राजकुमार उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो और तुम यहां जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह भोजन की तलाश में था और उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी। इतने में राजकुमार अपने पास से कुछ भोजन उस पागल व्यक्ति को देते हैं। भूखा व्यक्ति भोजन को देखते ही लपक कर खाने लगता है। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिवार कहां है? यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से भोजन गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगता है। यह सब देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है और उस पागल व्यक्ति से पूछता है कि भाई क्यों रो रहे हो? तब वह तोता कहता है कि मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार पूछता है कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ? तब तोता कहता है कि इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिसका पिता एक राजा है। वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है,
और वह लड़की भी शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह उस इंसान से शादी करेगी जो उसके एक प्रश्न का उत्तर दे सके। इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास में जाता है, वह उससे एक सवाल पूछती है। कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देता है तो वह उसके साथ विवाह कर लेगी, और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता तो उसका शीश काट देती। इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो उस स्त्री द्वारा मार दिया गया, और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। उस तोता की इतनी बातें सुनकर वह राजकुमार वहां से महल की तरफ लौट आते हैं। राजकुमार के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है। अब हर वक्त राजकुमारी का ख्याल राजकुमार के दिमाग में चल रहा था। राजकुमार जब लौटकर अपने घर आया तो घर जाकर रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह में भी वह उस राजकुमारी के ख्यालों में डूबा हुआ राजकुमार से रहा नहीं गया, और वह शीघ्र ही अपना घोड़ा निकालता है और उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देता है। राजकुमार को बाहर जाता देखकर उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा कहां जा रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि पिताजी, हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका कोई प्रश्न है और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उसके साथ विवाह कर लेगी, और जो नहीं दे पाता उसका सिर कटवा देती। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे जा चुके हैं और कई राज्यों को उस स्त्री ने अपने कब्जे में ले रखा है। राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वह राजकुमारी के महल की ओर निकल जाता है। राजकुमार उस राजकुमारी के राज्य में पहुंचते हैं। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने राजकुमारी की शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए आपका क्या प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी अपना वह एक प्रश्न पूछती है जो अभी तक कई लोगों से पूछते आ रही है। दोस्तों, जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार सोचता है गया, और जब उत्तर नहीं दे पाया तो राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। दोस्तों, ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी पूछती थी लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था? आगे कहानी में पता चलेगा कि राजकुमारी ऐसा क्या पूछती थी और ऐसा क्यों करती थी कि जो भी राजकुमारी से शादी करना चाहता था उन सबसे वही एक सा प्रश्न पूछा करती और उत्तर न मिलने पर उसका सिर कटवा देती। दोस्तों, इस तरह उस राजकुमारी ने कई राजकुमारों के सिर कटवा दिए। अब उधर राजमहल में सब राजकुमार के वापसी का इंतजार कर रहे थे, पर जब राजकुमार घर लौटकर नहीं आया तो मजले राजकुमार ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का पता लगाएगा, परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार भी उस राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। फिर वह राजकुमारी कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो फिर राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। राजकुमारी ने अपना प्रश्न उस राजकुमार के सामने दोहराया
लेकिन वह मजला वाला राजकुमार भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और राजकुमारी ने उसका भी सिर कटवा दिया। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़कों में से 2 लड़कों का सिर कटवा दिया गया। अब बचा सबसे छोटा वाला राजकुमार। वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उसके माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटा राजकुमार चलते हुए कहता है कि हम जा रहे हैं उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर के आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो जरूर, मगर कुछ सोच समझने के बाद उसने क्या किया कि राजकुमारी के महल से थोड़ी दूरी पर एक बगीचा था। उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगीचे के अंदर चला गया। राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। उस बगीचे में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक इंसान की वेशभूषा में बैठा हुआ था। और जब राजकुमार सरोवर के किनारे बैठा हुआ था, तब राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उस बगीचे में आती है। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर के दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी। अब उस राजकुमारी की बात सुनकर उसकी एक सहेली हाथ में बर्तन लेकर उस सरोवर पर जल लेने के लिए जाती। जिस सरोवर पर राजकुमार एक आम इंसान के रूप में पहले से ही बैठा हुआ था। जब राजकुमारी की सहेली ने राजकुमार को देखा तो उसके रूप को देखकर वह मोहित हो गई। राजकुमारी की सहेली सरोवर से जल भरकर के ले आई और राजकुमारी को पिलाया। फिर तुरंत लौट करके उसी सरोवर के पास चली गई। वहां जाकर उसने राजकुमार यानी कि उस आम आदमी से कहा कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली बेजंती हूँ। यह सुनकर राजकुमार उस बेजंती के साथ उसके घर चला जाता है। बेजंती अपने आंगन में चारपाई बिछाकर राजकुमार को बिठा देती और उसके बाद भोजन करवाती। बेजंती राजकुमार से कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं। ये बात जब राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगा कि मैं इसलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है, यह इतनी हत्यारी है जिसने अब तक कई लोगों के सिर कटवा दिए और उन्हीं में हमारे 2 भाई भी मारे गए। तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब वह कहती है कि वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे शादी करेंगे। राजकुमार उसकी बात मान लेता है। इस तरह बेजंती ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा लिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी लग रहा था कि अगर वह इनको वहां जाने देगी तो पता नहीं यह वहां से लौटकर आएंगे भी या नहीं। फिर राजकुमार बेजंती से कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार ने बेजंती से इतना कहा तो बेजंती को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। फिर बेजंती ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया। बेजंती ने कहा कि राजकुमारी केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि गुल सरोवर की क्या कहानी। तब राजकुमार ने बेजंती से कहा, अगर आपको प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा। आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए।
लेकिन बैजंती हाथ जोड़कर बोली कि राजकुमार, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती। बैजंती कहती है, लेकिन राजकुमार, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है, और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछना। हालांकि इस गुल सरोवर की कहानी के बारे में राजकुमारी को भी पता नहीं है, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती है, क्योंकि राजकुमारी उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने बैजंती से कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब हम जाते हैं, पहले गुल सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं कि इसकी कहानी क्या है। इसलिए आप यहीं पर हमारे लौटने तक इंतजार करिए। तब बैजंती कहती है कि राजकुमार, मैं तुम्हें यह बता सकती हूँ कि गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी, लेकिन राजकुमार, वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। तुम वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजकुमार बोला, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब बैजंती कहती है कि रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाइए। इस जिद को छोड़िए और आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। उसकी बात सुनकर राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितना भी संकट क्यों ना हो, लेकिन मैं वहां जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। अब बैजंती ने सोच लिया कि अब हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह अब रुकने वाले नहीं। फिर बैजंती ने खुद का एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दी और कहा कि यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी, इसलिए आप एक काम करना, यहां से ठीक उत्तर दिशा की तरफ चले जाओ। जब आप उत्तर दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको एक गुफा में एक शेर मिलेगा, लेकिन उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार की मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने खाने की चीज रख देना। वह अपनी भूख मिटाकर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको समुद्र के किनारे पहुंचना पड़ेगा। वहां से आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। इतना कहकर बैजंती राजकुमार को वहां से विदा कर देती है और राजकुमार वहां से बैजंती से विदा लेकर उत्तर दिशा में जंगल की तरफ निकल जाता है। जाते समय बैजंती बोलती है कि राजकुमार, मुझे आप भूल मत जाना, लौट करके जरूर आना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी। राजकुमार ने बैजंती को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, मैं लौट करके जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा, इसलिए आप तनिक भी चिंता मत करो। अब वह राजकुमार वहां से धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। बैजंती के मुताबिक उसे एक शेर की गुफा मिली, जिसमें वही एक बूढ़ा शेर था, जिसके बारे में बैजंती ने राजकुमार को बताया था, और साथ में यह भी कहा था कि आप रास्ते से इस तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाओ। तो वह राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है। क्योंकि शेर बहुत भूखा था तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्की हल्की ठंड भी लगने लगती है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो वह क्या करता है कि आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ी सी आग जला लेता है। इधर शेर अपना भोजन खत्म करके उस राजकुमार के बगल में बैठ जाता है। राजकुमार उस शेर को सहलाने लगता है और कुछ समय बाद राजकुमार को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। फिर अगली सुबह होते ही
राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में आगे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से ही सभी जानवर डर के भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। और पहुंचते ही वहां देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई घोड़ों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़ा हुआ है। अब वह राजकुमार उसके पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस तरफ जाना है। इतने में ही उस व्यापारी की नाव आ जाती है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवा कर समुद्र के उस पार पहुंचा करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव पर रखवा लेता है और इतने में ही वह राजकुमार उस व्यापारी से कहता है कि आप कृपया करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र से उस पार पहुंचा दो। व्यापारी कहने लगा, देखो भाई, अगर आप इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव पानी में डूब सकती है। मुझे माफ करो, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि अब तो आप सब कुछ जानते हैं कि मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गले की चेन, इनको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से ले चलिए। वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजकुमार के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चेन रख लेता है और नाव से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवा कर राजकुमार को उस नाव पर बिठा लेता है। इस तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल सरोवर की कहानी की तलाश में निकल जाता है और वहां से राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंचता है और उस नगर में गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। जिस शहर में वह पहुंचा उस शहर का नाम गुल था और वहां की राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्य कला होती थी और वहां पर हर दिन कई लोग आया करते थे। संगीत बजता था, सभा में चारों ओर आनंद का माहौल रहता था। एक दिन राजकुमार भी उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के बैठ गया। अब वह 3-4 दिन लगातार वहां पर जाता और चुपचाप वहां से चला आता, लेकिन राजकुमार किसी से कुछ भी नहीं कहता। इसी तरह 3-4 दिन तक चलता रहा। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नजर उस राजकुमार पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको रोक लिया। राजा उससे कहने लगे कि मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते हो। आप इस राज्य के तो नहीं लगते, इससे पहले कभी यहां दिखाई भी नहीं दी। तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो? अब राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी और उसे अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है कि महाराज, मैं संगीत गाना चाहता हूं। यह सुनकर सरोवर नाम के राजा राजकुमार से कहते हैं, ठीक है, आप संगीत सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगता है और राजकुमार संगीत गाने लगता है। उसे राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी वह खड़ी हो गई, वाह वाह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर कहा कि हम तुम्हारी इस गायकी से बहुत खुश हैं। आप हमसे कुछ भी मांग सकते हो, आप जो हमसे मांगोगे हम तुम्हें अवश्य देंगे। राजकुमार बोला कि रहने दीजिए महाराज, मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे नहीं दे पाओगे। राजा बोला कि आप मांगकर तो देखिए, हम तुम्हें अवश्य देंगे। तब राजकुमार कहता है कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुल सरोवर की कहानी का रहस्य बता दीजिए।
कि आखिर इसका रहस्य क्या है। उस राजकुमारी की बात सुनकर राजा घबरा गया, लेकिन कुछ सोचकर राजा बोला कि तुम मुझसे मेरा पूरा राज्य मांग लेते तो वह भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया। इसकी कहानी तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं वह तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा कि महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे, लेकिन आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते और कहने लगे कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सिर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कहा कि ठीक है महाराज, आप मेरा सिर काट लेना, लेकिन आप कहानी जरूर सुना देना। महाराज बोले ठीक है, जरूर सुनाएंगे। तब राजा ने मंत्रियों को इशारा दिया और सैनिकों को इशारा दिया। कुछ सैनिक कारावास की तरफ जाते हैं और राजकुमार वहीं बैठा हुआ यह सब कुछ देख रहा था। तब सैनिक कारावास से लौटकर आते हैं। उनके साथ में एक लड़की होती है, वह बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई, वह चल नहीं पा रही। इसलिए सैनिक उसे मार लगाते हुए लेकर आते हैं। जब राजकुमार ने यह सब देखा तो वह राजकुमार देखता ही रह गया और आश्चर्य से बोला, यह क्या है महाराज, मेरी समझ में नहीं आया। तब तक उस लड़की को लाकर के सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने अपनी कहानी शुरू की। राजा बोले कि तुम सुनना चाहते थे कि गुल और सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनिए, मेरा ही नाम सरोवर है। सरोवर राजा मैं ही, मैं सरोवर और गुल यह लड़की है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजकुमार बोला, महाराज, इसका मतलब तो यह हुआ कि यह आपकी ही कहानी है। महाराज ने बोला, हाँ, यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है। महाराज बोले, तो फिर सुनो, हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहां यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ जंगल के एक तालाब के किनारे बैठी हुई थी। उस दिन जब जंगल में घूमते घूमते हम वहां पर पहुंचे तो हमारी नजर इस लड़की के ऊपर पड़ी। यह गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी और इसे देख करके हम इस पर मोहित हो गए। हमें देखकर यह भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस लड़की के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताऊं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहां से आए थे, क्या देख रहे थे। फिर मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम सरोवर है, और अगर आप जानना चाहती हो कि हम क्या देख रहे हैं तो सुनिए, आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है कि हम आपको ही देखते रहे। इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक इस लड़की ने हमसे पूछ लिया कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। जो बात मेरे दिल में थी वह इसने कह दी तो मैं बहुत खुश हो गया। अब यह लड़की मुझे साथ में लेकर अपने घर पहुंच गई। अपनी मां से हट करने लगी कि मां, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं, कहां के रहने वाले हैं, इसका कुछ पता नहीं। उसकी मां कहती है, एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे कर सकती हूं। महाराज गुल सरोवर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उस समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगती
और खाना पीना तक छोड़ देती। अब इसकी जिद के सामने उसके माता पिता मजबूर होकर के इसका विवाह हमारे साथ कर देते हैं। फिर वे सरोवर महाराज राजकुमार से कहते हैं कि जरा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी का असली राज अब खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही। रास्ते में यह मुझसे कह रही थी कि मुझे मेरे मन चाहे पति मिले और मैं खुद दुखी रह सकती, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। वह कहती थी कि मैं खुद संकट में रह सकती हूं, लेकिन इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी और अपने पति से हमेशा लगाव बनाकर रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुंच गए और अब तो हम उसके प्यार में इतने पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे। हम अपना राज्य दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद जब घर लौटकर इस स्त्री के पास आते तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती और इतने में वह राजमहल से जंगल की ओर चल देती। एक रात जब मेरी नींद खुली तो मैंने इस औरत को राजमहल से बाहर जाते हुए देख लिया। तो इस औरत के वहां से निकलते ही मैं भी वहां से उसके पीछे पीछे निकल लिया और तभी मैंने देखा कि यह औरत एक साधु के साथ बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं यह इसका रोजाना का काम है या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद वापस मैं राजमहल में लौट आया। फिर राजकुमार कहने लगा कि आगे क्या हुआ महाराज। तब राजा सरोवर आगे कहते हैं कि उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया और दूसरे दिन भी संध्या हो गई। यह तो हमेशा यही सोचती थी कि कब शाम होगी। फिर उसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उससे बातें करते रह गए और इतने में इस औरत ने कहा कि प्रियवर, अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और तब यह औरत उस साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी इसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि वह साधु हाथ में डंडा लिए इस औरत से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी, कहाँ थी इतनी देर तक। तब यह औरत उस साधु से क्षमा मांगते हुए कहती है कि मेरे पति आज विलंब से सोए थे, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर इस औरत ने साधु से कहा कि अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार से मैं इसके कहने में जहर देकर इसे सदा के लिए सुला दूंगा और आपके पास आ जाऊंगा। जब मैंने इसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया और उसी समय उस साधु की नजर मुझ पर पड़ गई। उस साधु ने इस औरत से कहा कि उस पेड़ के पीछे छिपकर मुझे कोई देख रहा है। फिर यह जो गुल नाम की लड़की थी, इसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। तभी यह चिल्लाकर कहती है कि यह तो मेरे पति है, आप इन्हें मार डालिए। फिर क्या था, वह दोनों और मैं अकेला, उन दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की। हमारे बीच लड़ाई छिड़ गई और फिर मैं लड़ते लड़ते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया और उसके बाद यह औरत मेरी तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी वह जो साधु था वह वहां से भाग जाता है। फिर मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। जैसे ही यह औरत मुझे तलवार से मारने वाली थी, तभी मैंने इसे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया और इस औरत को तलवार से बंदी बनाकर यहाँ ले आया और इसे कारावास में डाल दिया। तभी राजकुमार ने पूछा, लेकिन महाराज उस साधु का क्या हुआ? तब महाराज उस राजकुमार से कहते हैं कि जो वह साधु था वह समुद्र के उस पार एक राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ चुकी थी और इसके बाद महाराज कहते हैं कि यह थी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैंने अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी। अब तुम वादे के अनुसार अपना सिर कटवाओ। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज आप मेरा सिर काट लीजिए।
लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया और अब तक क्यों छिपा कर रखा है। जब राजकुमार ने यह कहा तो अब तो सरोवर राजा था, वह इसका उत्तर न दे सका और वह अपने ही किए हुए वचनों में फंस गया और इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूं, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजकुमार यह सब सुनकर वहां से उस राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार राजकुमारी के महल में पहुंचता है और राजकुमारी से कहता है कि मुझे आपसे विवाह करना है, फिर राजकुमारी कहती है कि आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। दोस्तों, अब राजकुमार को तो पहले ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम शायद मेरा उत्तर सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगे। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रश्न के उत्तर में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊं। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहती है कि आप उत्तर बताएं, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती है। तब राजकुमार ने राजकुमारी को गुल सरोवर की कहानी सुनाई और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता? राजकुमार कहता है कि जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहाँ पहुंचती है। राजकुमारी के साथ पीछे से वह राजकुमार भी जाता है और वहां पहुंचकर राजकुमारी उस साधु से पूछती है कि तुम कौन हो? साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि यह पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है कि तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सिर कटवाया गया है, तुमने खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर उनका सिर कटवाया है, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हारा भी सिर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। राजकुमारी की बात सुनकर वह साधु कहता है कि राजकुमारी मुझे माफ कर दो, मैंने किसी की जान नहीं ली, वह सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। यह सुनकर वह राजकुमार उस साधु से पूछता है कि कहाँ हैं सभी लोग, तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु राजकुमारी और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसने सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहां से आजाद कराता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं और राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार राजकुमारी की उस सहेली से मिलता है और कहता है कि आपका बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया हूं, जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब के मर चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे व्यक्ति पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि ज्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छिपा होता है और जिसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। राजकुमार कहता है कि जब कोई इंसान किसी की भावनाओं या विश्वास के साथ खेलता है या दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए कोई झूठा पाखंड करता है तो इसे त्रिया चरित्र कहते हैं। इतना कहकर राजकुमार अपने भाइयों और बेजंती को लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। दोस्तों, यही थी त्रिया चरित्र गुल सरोवर की कहानी। आज की कहानी यही समाप्त होती है, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई और होती भी कहां, वह तो चलती ही रहती है। जीवन स्वयं एक लंबी कहानी है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।